हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि डी ब्रॉगली ने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत के अनुसार जो द्रव है उसकी भी दो अवस्थाएं होती हैं, एक तरंग अवस्था और एक कण अवस्था। तो जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि लैम्डा इज़ इक्वल टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी और या फिर लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। तो इस तरीके का एक सिद्धांत हमने पढ़ा था। अभी इसी कड़ी में क्वांटम सिद्धांत के अंदर ही एक और सिद्धांत आता है, अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसको कि हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो देखिए, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय सिद्धांत जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति से यांत्रिकी की एक नई पद्धति का प्रचलन हुआ जो क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है, जिसको कि इंग्लिश में हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, जिसका सूत्रपात ऑस्ट्रेलिया के भौतिक वैज्ञानिक ई श्रोडिंगर और जर्मन भौतिक वैज्ञानिक डब्ल्यू हाइजेनबर्ग ने किया। क्वांटम यांत्रिकी के दो आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और दूसरा है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। तो देखिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंगर का तरंग समीकरण क्या है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत ये है, देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग, यानी कि वो तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो इसका मतलब वो गति करेगा। तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका संवेग का मतलब कि वो जब नाभिक के चारों ओर गति करेगा तो उसका संवेग जो है, दोनों ही चीज़ों को, गति और संवेग दोनों ही चीज़ों को एक साथ सही ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर दोनों को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। अतः किसी क्षण इलेक्ट्रॉन की स्थिति जितनी अधिक परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जाएगी, उसके संवेग को ज्ञात करने में परिशुद्धता उतनी ही कम होगी। यानी कि स्थिति के अंदर स्थिति का मान जितना ज़्यादा सही होगा, उसके संवेग का मान उतना ही ज़्यादा गलत होगा। इस सिद्धांत के अनुसार कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता डेल पी का गुणनफल हमेशा स्थिर रहता है और ये h अपॉन 4 पाई के बराबर या इससे अधिक होता है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक समीकरण दी हुई है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहाँ h जो है वो प्लांक स्थिरांक है, सब ये तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। डेल एक्स जो है वो कण की स्थिति में अनिश्चितता है और डेल पी जो है कण के संवेग में अनिश्चितता है। डेल पी बराबर m इंटू डेल वी होता है, अतः वेग की अनिश्चितता भी ज्ञात की जा सकती है। यानी कि डेल पी की जगह अगर m इंटू डेल वी हम रखें तो ये बन जाएगा डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहाँ से हम देखिए, ये वही फार्मूला है, तो यहाँ से हम डेल वी का मान ज्ञात कर सकते हैं। डेल वी बराबर h बटा 4 पाई इंटू एम इंटू डेल एक्स। यहाँ डेल एक्स को अगर कम करें तो डेल पी बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ हमने कौन सा रिलेशन बना दिया, व्युत्क्रमानुपाती का। तो किसी भी एक चीज़ को अगर अपन बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी। तो डेल एक्स को अगर कम कर दिया जाए तो डेल पी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसका उल्टा भी ऐसा ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण के लिए उसकी स्थिति और वेग एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते। ठीक है, उपरोक्त सिद्धांत से ये स्पष्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति का बिल्कुल ठीक निर्धारण किया जाए, यानी कि अगर स्थिति को सही ज्ञात कर लिया जाए, तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन तरंग का वेग बिल्कुल ठीक निर्धारित किया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। यानी कि दोनों चीज़ों को हम सही यथार्थता के साथ एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, तो क्रिकेट में जब क्या होता है कि जब बॉलिंग होती है तो बॉल का वेग भी बताया जाता है साथ साथ, और उसकी स्थिति भी बताई जाती है। जैसा कि कभी कभार खिलाड़ी जब आउट हो जाते हैं या कोई रिप्ले उसको बॉल को दिखाया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्रिकेट की बॉल जो है उसकी स्थिति और उसका संवेग दोनों चीज़ें बता दी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट की बॉल का स्थिति और संवेग दोनों एक साथ ज्ञात किए जा सकते हैं। वो इसलिए ज्ञात किए जा सकते हैं क्योंकि क्रिकेट की बॉल एक बड़ा कण है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। तो क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो है कोणीय संवेग और उसकी जो स्थिति है, उन दोनों को ही एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी कि ये सिद्धांत हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। चलिए तो आगे देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें यदि संवेग में अनिश्चितता 1.2 इंटू 10⁻² हो तो स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? h बराबर 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/4 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको एक तरफ छोड़ दो और बाकी चीज़ों को ले जाके दूसरी तरफ और उनके मान रख दो। तो इसमें जैसे ही आप h/4 डेल पी की वैल्यू रखोगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.527 इंटू 10⁻27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सवाल करने। अब इसके बाद में आता है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल दिया था। इस परिकल्पना में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को एक तरंग समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया, जिसे कि श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ये समीकरण आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो इस समीकरण को आप देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये एन स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, इसमें एच है यहाँ पर सिर्फ, तो इसको आप सही कर लेना। एन स्क्वायर कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें एच लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ अपन देख लेते हैं कि कौन कौन है। ये एक्स वाई जेड जो है तीनों एक्सिस हैं। एच जो है वो प्लांक स्थिरांक है, ये एन स्क्वायर की जगह एच आएगा और एच जो है वो प्लांक स्थिरांक है। एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी जो है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है और ई जो है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। साई तरंग फलन है इसमें। अब जब अपन इसमें सारे मान रख देंगे ना, तो साई स्क्वायर का मान प्राप्त होगा और साई स्क्वायर का मान नाभिक के चारों ओर जहाँ जहाँ जितना ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी, और वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसी क्षेत्र को कक्षक कहा जाता है। यानी कि इस सिद्धांत में इसमें श्रोडिंगर ने क्या कहा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संभावना को बताया है। जैसे हम हाइजेनबर्ग को पढ़ते हैं तो हाइजेनबर्ग तो ये कहता है कि उसकी स्थिति को सही नहीं बताया जा सकता, ठीक है, लेकिन श्रोडिंगर ने ये कहा कि अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को नहीं बताया जा सकता पर उसकी संभावना को जरूर बताया जा सकता है कि ये यहाँ हो सकता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहाँ संभावना अधिकतम होगी उस जगह को ही क्या कह दिया जाएगा, कक्षक कह दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कक्षक की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, श्रोडिंगर ने दी थी। बात क्लियर हुई। जैसे हमने पहले कक्ष पढ़ा है, नील्स बोहर ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं, यानी कि वृत्ताकार पथ हैं, गोल गोल वृत्त की तरह है, एक रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं।
लेकिन श्रोडिंगर ने ये कहा कि कक्ष के अलावा, यानी कि जो वृत्ताकार पथ जिनको कि हम कक्ष कहते हैं या कोश कहते हैं, उनके अलावा कक्षक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, जहाँ साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है। यहाँ हम इनमें अंतर भी बता सकते हैं कि कक्ष जो होते हैं या कोश जो होते हैं वो द्विविमीय होते हैं, यानी कि वो वृत्ताकार हैं, लेकिन जो कक्षक हैं वो त्रिविमीय होते हैं, यानी कि उनके अंदर उनकी जो संरचना है वो 3D में होती है और वो स्थान को घेरते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कक्ष और कक्षक में अंतर भी बता सकते हैं, और इसके अलावा हम ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संभावना को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी संभावना कितनी है पाए जाने की। ठीक है भाई, तो ये दो जो सिद्धांत थे ये आपने और पढ़ने हैं, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी के अंदर हम लोगों ने श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग को पढ़ना है, और एक सिद्धांत जो था हम ना डी ब्रॉगली वाला वो हमने पढ़ना है। ये तीनों के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल इनके ऊपर आ सकते हैं, तो इनको आप जो है वो अच्छे से याद कर लें। अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्वांटम संख्याओं पर होगा। तो यानी कि अभी जितना भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का बेस जो है वो इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर बनेगा, तो इसलिए आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।